अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लगता है कि वज़ीर आज़म का एक्शन और इज़हार बरहमी भी किसी काम नहीं आया। पेट्रोल सस्ता होने के 2 हफ्ते बाद भी मुल्क के कुछ शहरों में पेट्रोल जो है ये आज भी नायाब है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम पेट्रोल की तलाश में दर बदर ठोकरें जो है ना वो खा रहे हैं। कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा है, अगर कहीं मिल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। 100 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल जो है ना वो फ़ी लीटर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी एजेंसियाँ और यूनिट मालिकान भी आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं और 150 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते कैबिनेट के इजलास में इस पर सख्त नोटिस भी लिया था। काबीना अरकान ने भी इस मामले पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया था, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से एक्शन लेने के बाद ओगरा ने मुख्तलिफ कंपनियों को करोड़ों रुपए जुर्माने भी आयद किए। लेकिन इस सब के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि मुल्क के 30% इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं है और हुकूमत ये सारी जिम्मेदारी माफिया पर डाल रही है और कह रही है कि माफिया की जानिब से पेट्रोल की मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, जबकि जो ऑयल कंपनीज हैं ये हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली को इसका जिम्मेदार करार दे रही हैं। लेकिन खमियाजा है अल्टीमेटली जो है ये हमेशा की तरह आज भी अवामी भुगत रहे हैं। सवाल यह है कि मुल्क में पेट्रोल की किल्लत का असल जिम्मेदार है कौन। दूसरी जानिब मफादात के तसादुम के ऊपर हुकूमत ने कानून साजी करने का ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। और जबकि गैर मुंतखब वफाकी काबीना के अरकान के असासे ज़ाहिर करने के हुक्म पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। दूसरी तरफ पावर सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट अप्रैल के महीने में सामने आई थी, जिसमें यह इंकशाफ किया गया था कि IPPs ने सिर्फ 13 सालों में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। इस पर हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने इस मामले पर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ वफाकी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम उमर अयूब को ख़त भी लिखा था और कहा था कि IPPs पर इल्ज़ामात की बजाय इनके साथ दोस्ताना माहौल पैदा करने की ज़रूरत है, इन पर एतमाद करने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि IPPs की इंक्वायरी रिपोर्ट में नदीम बाबर साहब का नाम भी शामिल था और रिपोर्ट में लिखा गया था कि नदीम बाबर के पावर प्लांट ओरिएंट ने 2015-16 में फ्यूल खपत की मद में 2 अरब रुपए से इजाफी जो था ये मुनाफा कमाया था। और इसी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन, अब्दुल रज़ाक दाऊद और खुसरो बख्तियार के पावर प्लांट्स के नाम भी शामिल थे जिन्होंने गैर ज़रूरी मुनाफा कमाया था। लेकिन क्या करें, खुद एहतसाबी का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वफाकी काबीना में बैठे इन अफराद और इनके पावर प्लांट्स के खिलाफ अभी तक तो किसी किस्म का एक्शन जो है ना वो अब सामने नहीं आया है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन मज़ीद हुई है। सवाल यह है कि क्या मफादात के टकराव की इससे बड़ी और कोई मिसाल हो सकती है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब आपका। नदीम बाबर साहब, पिछले 2-4 हफ्तों से जो पेट्रोल का एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जो बहरान चल रहा है, एक बात जो हम सब लोग ये समझने से कासिर और ये मैं आज से पूछना चाहती हूँ कि कीमत जब बढ़ती है तब तो बहरान पैदा नहीं होता, बल्कि रात 12 बजे के बाद ठीक उसी कीमत पर पेट्रोल की फ़रोख्त शुरू हो जाती है जो कीमत बढ़ी हुई होती है। ये बहरान जो है, पेट्रोल की कीमतें जब कम होती हैं उसी पर जो है ना हमेशा क्यों जो है ये पैदा होते हैं? कौन से ऐसे माफियाज हैं जो पेट्रोल की कम कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते? जब हम पेट्रोलियम जो है वो ओगरा पर डालता है और ओगरा पेट्रोलियम पर डालता है, अब ओगरा ये कहता है कि 25 मार्च से 25 अप्रैल तक जो इंपोर्ट बंद की ईंधन की जो आप लोगों ने पाबंदी लगा दी थी, ये सारा उसी का नतीजा है। अल्टीमेटली जिम्मेदारी आप लोगों पर आ रही है। देखिए शाजिया, 2-3 ज़रा पहले फैक्ट्स तय कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी कंपनीज हैं उनके लाइसेंसेस की ये कंडीशन है और वो लाइसेंस ओगरा इशू करता है कि उन्हें अपने 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है। इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई झगड़ा नहीं है। सही। अब अगर किसी के पास 21 दिन का स्टॉक मौजूद है तो फिर लॉजिकली उसके पंप्स ड्राई नहीं होने चाहिए, और अगर उसके पंप्स ड्राई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि या उसके पास स्टॉक नहीं है या स्टॉक मंगवाया हुआ है और वो उस तरह उसको डिस्पैच नहीं कर रहा। सही। एक तो ये चीज जरा सामने रख लें। एक और चीज, एक और फैक्ट है, सिंपल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इसमें राय की बात नहीं है। जून 2019 में टोटल सेल मोटर गैसोलीन की 6,17,000 टन थी।
सही। हमने जून 2020 के लिए सेम मंथ करंट ईयर 8.5 लाख टन की अरेंजमेंट की हुई है, लोकल रिफाइनरीज और इंपोर्ट्स मिला के। सो अगर हम जून टू जून कंपेयर करें और 37% ज्यादा हमने प्रोडक्ट अरेंज किया हुआ है, सही। तो फिर क्या वजह है कि शॉर्टेज आ गई? बिल्कुल। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं सामने। पहला फैक्टर ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक, कल तक, जो हमारी एवरेज सेल है सारे मुल्क की, वो 57% ज्यादा है, 57%। और अगर मैं स्पेसिफिकली केपी को देखूं, जहां इस वक्त जहां ज्यादा प्रॉब्लम थी और बाकी मुल्क में तो ज्यादा जगहों पे हल हो चुकी है, केपी में अभी भी कुछ पॉकेट्स में है प्रॉब्लम। केपी में 100% ज्यादा है सेल इन 14 दिनों में। अब आप मुझे बताएं, लेट्स लुक एट इट रैशनली, कि इज इट ट्रू कि ऑल ऑफ अ सडन जो डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड, जो सेल है, वो 100% बढ़ सकती है ओवरनाइट, या 57% बढ़ सकती है ओवरनाइट अगर सारे मुल्क को देखें? बिल्कुल। तो जवाब है कि नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है, क्यों शॉर्टेज हो रही है? देखिए, उसके कई वजूहत हैं इस वक्त जो सामने आ रही है। जब हमने फील्ड में लोगों को उतारा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिमांड बढ़ेगी जून में, और इसीलिए हमने 37% ज्यादा प्रोडक्ट अरेंज करवाया हुआ था। अब मैं आता हूं, जो आपने सवाल पूछा कि जब प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो क्या वजह है कि शॉर्टेज होती है, जब बढ़ती हैं उस वक्त तो नहीं होती। बिल्कुल। अगर एक पंप है वो दिन में लेट्स से 5000 लीटर बेचता था, और अब वो 5 की बजाय 10 बेचना शुरू हो गया है, और वो तीसरे दिन जाके उसको सप्लाई आनी होती थी, अब उसको हर 1.5 दिन बाद सप्लाई चाहिए, तो वो लॉजिस्टिक गैप्स आ रहे हैं। जाहिर है ये तो आपको फिर पता होगा ना कि कौन सी कंपनीज है जिन्होंने स्टॉक मेंटेन नहीं किया और इस तरह जाहिर है लोगों को तंग किया है। अब मार्केट में जो है ना वो शॉर्टेज हुई इस तरीके से ऑयल की, ऑयल होने के बावजूद, स्टॉक होने के बावजूद, तो फिर तो एक्शन लेना चाहिए ना इन कंपनीज के खिलाफ। जी बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। ओगरा को रेगुलेट ओगरा ने करना होता है। ओगरा, हमने हर एक के कंप्लीट रिकॉर्ड भी चेक करवाए हैं। वी हैव अ कंप्लीट डाटा नाउ कि किस किस ने अपनी लाइसेंस की कंडीशन के मुताबिक स्टॉक जो रखना होता है वो नहीं रखा हुआ। जहां तक ताल्लुक अगेन के जी हमने प्रोडक्ट रेंज नहीं किया और प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाया, वो मैंने आपको बता दिया कि जून 2019 में 6,17,000 सेल थी, हमने 8.5 लाख का इंतजाम किया हुआ है। मसला इस वक्त ये है कि अगर लोग इस प्राइस को इतना लो समझ रहे हैं कि वो फील करते हैं कि जी इस प्राइस पे तो जितना खरीद सकते हैं, जितनी किसी की सकत है वो खरीदे और स्टोर कर ले, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। 100% इंक्रीज केपी में, ये रियलिस्टिक नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता चलूं जो हमें अक्रॉस द कंट्री नजर आ रही है, लेकिन अगेन जहां ज्यादा प्रॉब्लम है वहां ज्यादा नजर आ रही है। वो ये कि बेशुमार हमें ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि पंप जो है वो डी लाइसेंस हो चुका हुआ है, या उसका एक्सप्लोसिव लाइसेंस या स्टोरेज लाइसेंस जो इशू होता है वो खत्म हो चुका हुआ है। जैसे पीएसओ का पंप था, पीएसओ के सिस्टम से निकल चुका हुआ है, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। अब अगर वो मौजूद है तो वो क्या कर रहा है? तो मतलब ये हुआ कि ये सारी रह की इस क्राइसिस के दौरान की ये चीजें सब कुछ पहले नॉलेज में नहीं था कि कौन सा डी लाइसेंस था, किसके पास लाइसेंस था और कौन बगैर इसके कर रहा था? नहीं शाजी, ऐसे नहीं है। होता यह है कि कंपनी जब अपने पंप को डी लाइसेंस करती है तो वो नोटिफाई करती है ओगरा को। ओगरा उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे करता है कि जी ये पंप डी लाइसेंस हो गया। सो ये रूटीन प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। लेकिन जब केपी में ज्यादा प्रॉब्लम आई, 5-6 तारीख के करीब सीरियस प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो हमने केपी गवर्नमेंट को कहा जी आप फील्ड में उतरे और हमें बताएं कि एग्जैक्टली कहां कहां अवेलेबल है और कहां कहां नहीं अवेलेबल। तो उन्होंने जब फील्ड में उतर के 24 घंटे उन्होंने काम किया, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। उन्होंने जो हमें लिस्ट भेजी कि इधर अवेलेबल है और इधर नहीं अवेलेबल, हमने जब उसको क्रॉस चेक करवाना शुरू किया ओएमसीज के साथ, तो ओएमसीज ने कहा जी इनमें बेशुमार पंप्स ऐसे हैं जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, हम नोटिफाई कर चुके हुए हैं। अच्छा। सो ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई डी लाइसेंस हो गया हुआ है और वो रात को 12 बजे किसी ओएमसी से मिलके या अदरवाइज
वो खरीद के अपने टैंक में स्टोर करना शुरू कर देता है। तो वो सेल की शक्ल में तो सामने आ गया, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को नहीं मिल रहा, वो कहीं स्टोर हो रहा है। ये प्रॉब्लम है सामने, जिसको हमें एड्रेस करना है। ठीक और है, ये सही। अच्छा नदीम बाबर साहब, अब पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है, इससे एक और चीज़ जो जुड़ी हुई ज़ाहिर है वो बिजली है। बिजली के बिल कब से कम आना शुरू होंगे? माजी में हमने देखा जब पेट्रोल की कीमतें जी थी बढ़ती थी, बिजली के बिल ज़्यादा आने शुरू हो जाते थे, बिजली की कीमतें जो है ना वो बढ़ जाती थी। ज़ाहिर है ये मामला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, गैस बिलों में भी फिर ज़ाहिर है फिर रिलीफ पर सवाल उठेगा, ज़ाहिर है वो भी तो ब्रांड के साथ लिंक है ना। तो ये जो दोनों मामलात हैं कीमतों के हवाले से, कि जब अब पेट्रोल की प्राइसेस इतनी नीचे आ रही है, फिर बिजली और गैस के बिलों की जो कीमतें हैं वो भी कम होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसके दो हिस्से, मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। जो हमारी बिजली बन रही है फ्यूल ऑयल से, या जिसको हम फर्नेस ऑयल कहते हैं, वो तो पिछले 1-1.5 साल से हमने बिल्कुल खत्म कर दी हुई है। बहुत थोड़ी उससे बनती है। LNG से बन रही है। LNG ब्रेंट से लिंक्ड है। अब ब्रेंट जैसे ही नीचे आया, LNG भी नीचे आ गई है। LNG की कॉस्ट जो हमें पड़ रही थी, जो हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, वो 6 महीने पहले हम तकरीबन $10 पर मिलियन BTU पे ले रहे थे। इस वक्त हम $5.5-6 पे आए हुए हैं। ये ट्रांसलेट करेगी, जो जनरेशन में जितना हिस्सा भी LNG का है, तकरीबन 18-20% के करीब LNG से बनती है, ये उसमें ट्रांसलेट करेगी, बिल्कुल करेगी। और इस पे मैं आता हूं कि इसका इफेक्ट कब शो होगा। दूसरा हिस्सा है लोकल गैस का। लोकल गैस में जो हमारा कानून है वो ये है कि 6 महीने के बाद पिछले 6 महीने के एक्चुअल की बेसिस पे प्राइसेस एडजस्ट होती हैं। सो जनवरी से जून तक जो प्राइस ड्रॉप आए हैं ब्रेंट में, उसका इफेक्ट जो है वो अगले 6 महीने के पीरियड में आएगा। ये हमारा कानून है। सो 6 महीने की एवरेज ली जाएगी। उस 6 महीने की एवरेज की बेसिस पे जो एक्चुअल कॉस्ट डोमेस्टिक गैस की बनती है वो फिर अगले 6 महीने के लिए इस्तेमाल होगी। ये तो बात हो गई LNG और गैस का जो प्राइस इम्पैक्ट है। अब आपको याद होगा कि हिस्टोरिकली ये होता था कि बिजली के बिलों में एक कंपोनेंट होता था जिसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता था। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि नेपरा ने जब टैरिफ निकाला साल के शुरू में, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो उन्होंने उस वक्त एक सर्टन फ्यूल प्राइस अस्यूम कर ली हर फ्यूल की। अब एक्चुअल अगर उससे ज्यादा आई तो वो पॉजिटिव एडजस्टमेंट की शक्ल में एडिशनल बिल आ जाएगा। एक्चुअल उससे कम आई तो वो कम की शक्ल में रिडक्शन के तौर पे आ जाएगा। आपको याद होगा कि जनवरी के शुरू में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बिजली के बिलों और गैस के बिलों को फ्रीज कर दिया गया, कि इनमें कोई इंक्रीज नहीं किया जाएगा। सो अगर आप अपने बिजली के बिल देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि दिसंबर ऑनवर्ड, क्योंकि 1 महीने के लैग से बिलिंग हो रही होती है, दिसंबर ऑनवर्ड कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं लगी हुई किसी बिजली के बिल में। सो इसकी कैलकुलेशन होगी साल के आखिर में। अच्छा। नेट रिडक्शन ज्यादा है कंपेयर्ड टू द इंक्रीज इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स, तो ये रिडक्शन की सूरत में पास ऑन होगा बिलों में। सही। सो जो आप कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ये रेकंसिलिएशन होगी, ये नेपरा का काम है, और अगर इसका नेट इफेक्ट नेगेटिव है वो पास ऑन होगी। अच्छा नदीम बाबर साहब, अब जरा पावर सेक्टर पे बात करते हैं। ज़ाहिर है बिजली से जुड़ा मामला है। जब ये पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो नदीम बाबर साहब, आपने उमर अयूब साहब को ख़त भी लिखा। आपने लिखा कि जो इल्ज़ामात हैं इस पर बड़ी मायूसी पावर सेक्टर से मेरा आजकल कोई ताल्लुक नहीं है, पहले भी नहीं था। मैं सिर्फ पॉलिसी वर्क पे काम करता था। तो अगर आपने पावर पे कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ नदीम बाबर साहब, आपका इस रिपोर्ट में नाम है ना, इसीलिए मैंने कहा मैं सवाल करूँ इस पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। देखें, किसी शख्स को मुल्क में कारोबार करने पे कोई ममानियत नहीं है। सही। कारोबार अगर कोई भी करता है, अगर उस कारोबार के हवाले से डिसीजन मेकिंग वो खुद कर रहा है गवर्नमेंट में रह के, तो फिर प्रॉब्लम है, जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मेरा पावर सेक्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑपरेशंस मैं एग्री करती हूं आपकी बात से। स्पेसिफिक आपका अगर पावर पे कोई सवाल है तो आप उमर अयूब साहब से पूछिए। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आपने भी बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। बिल्कुल सबको कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा ये बात किया करते थे कि हुकूमत में रहकर
जो कारोबार करते हैं उनके कारोबार कभी नुकसान में नहीं जाते, वो हमेशा फलते फूलते कारोबार, हमेशा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिसालें दिया करते थे। अभी तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा है ना IPP's की रिपोर्ट में आपका नाम हो, खुसरो बख्तियार साहब का नाम हो, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का नाम हो। अभी जाहिर है अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तो सिर्फ इल्ज़ामात लगे। इसीलिए मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं आता? अभी रिसेंट की मैं आपको बता देती हूँ कि जो पावर डिवीजन ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए अभी जो 200 अरब रुपए पावर्स कंपनी को अदा करने का फैसला किया है, उनमें से बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं, 25-26 कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो अगर आपका नाम इसमें आ रहा है कि आपको ये पैसे मिलने जा रहे हैं, तो यहां पर सवालात उठते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात आप कह रही हैं। आप तीन चीजें मिक्स कर रही हैं। मैं इसका जवाब दे के मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि पावर पे सवाल आप उमर अयूब साहब से पूछें। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब मैं गवर्नमेंट में आया तो गवर्नमेंट में आने के बाद मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे बेनिफिट हुआ। ये 10-10, 15-15 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा। और जब से मैं गवर्नमेंट में आया हूं, मैं तो कंपनियां छोड़ चुका हूं। अब आज लेट्स से मेरे पास एक्सॉन कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं, इसका मतलब है कि मैं जिम्मेदार हो गया जो कुछ भी एक्सॉन कॉरपोरेशन कर रही है? बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप एक वकील को ले लें, वकील जब जज बनता है तो वो क्या करता है? वो कहता है कि जी अगर मेरी कोई ऐसा केस जो मैंने आर्ग्यू किया वो मेरे सामने आया अपील में, तो मैं उसको डील नहीं करूंगा। अगर गवर्नमेंट में रहते हुए मैंने कोई काम किया हो या गवर्नमेंट में रहते हुए रज़ाक साहब ने काम किया हो और वो उसकी डिसीजन हमने खुद की हो, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, अदरवाइज नहीं होती। और जब ये सब्जेक्ट कभी ECC में कैबिनेट में डिस्कस होता है, हम दोनों उठ के चले जाते हैं। इस पे बेशुमार दफा लीगल डिबेट हो चुकी है। अब आपने सवाल पूछा कि जी पैसे मिल गए। आप लोग ये तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि जी पैसे मिल गए, लेकिन ये पैसे किस चीज के मिले? अगर एक कंपनी ने, कोई भी कंपनी हो, जरूरी नहीं कि मेरी कंपनी या रज़ाक साहब की कंपनी या किसी और कंपनी की बात हो रही, अगर उसने 1.5 साल पहले बिजली बना के हुकूमत को बेची और हुकूमत ने उसके पैसे नहीं दिए अभी तक, तो जब भी हुकूमत उसके पैसे देगी तो इसका मतलब है कि वो जुर्म हो गया, इसका मतलब है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये ऐसे ना करें, ये मिक्स कर रही हैं आप चीजें। ये रूटीन में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिजली दी जा रही है, जो भी दे रहा है, और उसको खरीदार ने पैसे देने हैं। अगर आप टोटल देखें जो इंडस्ट्री का आउटस्टैंडिंग है, 1 ट्रिलियन लोगों को देना है उस बिजली का जो बिजली खरीद के हुकूमत आगे बेच चुकी है, और उसके एवज उन्होंने 200 बिलियन दे दिया, दैट्स 20%। ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया? सो ये सबसे मिसअंडरस्टूड चीज है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपने पावर के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो वो उमर अयूब साहब से पूछे। मेरा सिर्फ पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी की हद तक ताल्लुक था, वो भी मैंने जो बनानी थी पॉलिसी। जो फैसले होते हैं इसमें कोई अमल दखल नहीं होता इन मीटिंग्स में, इस हवाले से जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, कोई आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता। मैं बैठता ही नहीं मीटिंग्स में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और गवर्नर स्टेट बैंक बाक़िर रज़ा का नाम ECL में डालने का मुतालबा किया है। नून लीग के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह मुतालबा आज कौमी असम्बली के बजट इजलास में होने वाली बहस में किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत मुआशी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है और IMF के कहने पर चल रही है। मुशीर ख़जाना गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डाला जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि PTI हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय लाखों नौकरियां जा रही हैं। कहाँ हैं 50 लाख घर? कहीं दिखा दें। 2 साल में एक ईंट दिखा दें जो उन्होंने लगाई हो। ये बजट आर्जी बजट है। मिनी बजट आएगा, फिर इसमें मजीद टैक्सेस लगेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कोरोना कंट्रोल पॉलिसी के ऊपर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 3 माह पहले हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते थे लेकिन नहीं किया।
पूरी कौम को वबा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद का जवाब देते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान तो अपोजिशन के असाब पर सवार हो चुके हैं। दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक में कोरोना फैला है, क्या इन ममालिक के वजीर आज़म इमरान खान है? ख्वाजा आसिफ की तकरीर से लगा जैसे कोरोना इमरान खान की वजह से आया है। ख्वाजा आसिफ खुल कर बताएं कि आखिर इनकी हिकमत अमली है क्या। वफाकी वजीर असद उमर की ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर जवाब देते उन्होंने कहा कि जिनका नाम ECL में डाला गया वो तो फरार होकर लंदन पहुंच गए, इनका तो ECL से एतमाद ही उठ गया है। नून लीग की एक ही पॉलिसी थी, कर्जे लो। डर है कि नून लीग को आइंदा इंतखाबात में शायद अब कुछ सीट ही ना मिले। सवाल ये है नाजरीन कि जब अरकान असम्बली इस वबाई दौर में भी अपनी जान हथेली पर रखकर असम्बलियों में जा रहे हैं, तो फिर बजट पर कोई सीर हासिल, कोई बामकसद बहस क्यों नहीं हुई? क्यों हमें जो है ना वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही जो है ना वो नजर आई? ऑपोजिशन पहले ही हस्बे रिवायत बजट को मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन वही बात तनकीद बराए तनकीद ही हम लोग पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। क्या सियासी जमातों को मुल्क की मौजूदा संगीन जो सूरत हाल है इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग छोड़कर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सबसे पहले तो अपनी सेहत के बारे में बताइएगा, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो इतनी ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, इतना आप मतलब कि लोगों को बल्कि कह रहे थे कि एहतियात करें, घर से बाहर ना निकले। तो मैं भी सोच रही थी कि शायद जब वो आप शहबाज शरीफ साहब की पेशी में गए, इतना लोगों का रश था और लोग भी आए, कहीं वहीं से तो वायरस नहीं लग गया आपको? जी मेरा ख्याल है वहीं से हुआ है। देखिए एहतियात के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ। इंसान जितनी कोशिश करे कम है। सियासतदान के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो माहौल होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता और बाहर जाने के अलावा अक्सर चारा भी नहीं होता। बहरहाल कोशिश पूरी करनी चाहिए। यकीनन उसमें कहीं कोताही हुई है, ये कमी हुई है जिसकी वजह से ये वायरस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, सिम्टम्स कंट्रोल में हैं और हालात कम से कम मेरी तबीयत ठीक है। अब तबीयत पहले से मतलब कि बेहतर है? जो कहते हैं सांस खराब होनी शुरू हो जाती है और जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं हुआ? मेरे साथ बुखार था, उसके अलावा कोई सिम्टम नहीं हुआ, सांस वगैरह का बिल्कुल नहीं हुआ। जो टेस्ट और स्मेल है ये तकरीबन खत्म हो जाती है चंद दिनों के लिए। हाँ। तो मेरी भी हो गई थी, अब वापस आ रही है। आज से आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेहतयाब करे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, जिस तरीके से वबा फैल रही है, हुकूमत खुद ये कह रही है कि अभी तो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, ये दुरुस्त है? जो फैसले लॉकडाउन के हवाले से किए गए या आप जो कर रहे हैं, लाहौर के जैसे मुख्तलिफ इलाके सील करने जा रहे हैं, बल्कि आज रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे, कराची में भी ऐसे हो रहा है, स्ट्रेटजी ठीक है इस हुकूमत की इस वबा को कंट्रोल करने की? स्ट्रेटजी है क्या? आज तक वज़ीर आज़म ने कहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये बता दें। हाँ। कोई पॉलिसी आई है हुकूमत की? एक ही तरीका है आइसोलेशन का और लॉकडाउन का, और कोई तरीका नहीं है। 180 मुल्क नहीं 200 मुल्कों में ये वबा है। इमरान खान ने नहीं फैलाई, हमारे मुल्क में उन्होंने कर दिया वही बहुत है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही स्ट्रेटजी है, लॉकडाउन करेंगे, 2 हफ्ते का साइकिल है इसकी इंक्यूबेशन का, इन्फेक्शन का, वो कंट्रोल हो जाता है। हमने लॉकडाउन नहीं किया, आज हम उसके नताइज भुगत रहे हैं और ये हालात खराब होंगे। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ खबर देने के लिए वजीर और वज़ीर आज़म आते हैं कि ये हालात खराब होंगे। हालात खराब होंगे तो आप उनका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं? बड़ी सिंपल बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 हफ्ते का सख्त तरीन लॉकडाउन मुल्क में करें, उसके रिजल्ट्स देखें, इतनी बात है। इंडिया में वैसे सख्त लॉकडाउन हुआ, लेकिन वहाँ पर भी केसेस उस तरीके से फैलते चले गए। कहाँ पे लॉकडाउन हुआ? इंडिया में नहीं, इंडिया में लॉकडाउन हुआ। हाँ। अगर लॉकडाउन ना होता तो हालात उनके बहुत खराब होते। इंडिया की पॉपुलेशन हमसे 6 गुना है। हाँ। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, वहां पे एक बड़ी पॉपुलेशन साइज में पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो हर मुल्क के अपने हैं, ये मतलब ये नहीं है कि इंडिया तबाह हो रहा है तो हम भी तबाह हो जाएं। हाँ, हाँ। बड़ी अजीब मंतक है। आप अपने मुल्क को देखें, आप अवाम को एक्सपोज मत करें। हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मामले को कंट्रोल करें।
हुकूमत जो खबरें हैं वो तो टीवी रेडियो से मिल जाती हैं, अखबारों से मिल जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम, वजीरों का काम खबरें देना नहीं होता या लोगों में खौफ फैलाना नहीं होता। आप अपनी पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी बड़ी सीधी है, 2 हफ्ते का सख्त तरीन लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में करें। आपके मुल्क में 2 एग्जाम्पल्स हैं, जीबी और एजेके। उन्होंने सख्त तरीन लॉकडाउन किया है, दोनों कामयाब रहे हैं। अगर आप लोग हुकूमत होती, आप प्राइम मिनिस्टर होते, आप बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन कर देते, सब कुछ शटडाउन होता, आप ना प्रेशर बर्दाश्त करते कारोबारी तबके का, आप ना प्रेशर बर्दाश्त करते ताजिर बिरादरी का, किसी तबके का प्रेशर बर्दाश्त ना करते और मुकम्मल लॉकडाउन करते, ना फिक्र करते कि दिहाड़ीदार तबके का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, क्या करते आप लोग? जी बिल्कुल, आज ना करता, आज से 3 महीने पहले करता। हाँ। 2 हफ्ते करता, फिर 2 हफ्ते करता, फिर 2 हफ्ते करता। ये पूरी दुनिया का तजर्बा है। 6 हफ्ते का साइकिल है, ये तोड़ देता है जो कोरोना की इन्फेक्शन का रेट है। इसके अंदर कारोबारी तबका आपके साथ चलता। अगर आपकी कोई पॉलिसी होती, जो डेली वेज के लोग हैं, क्या आज उनको रोजगार मिल रहा है, आप उनके लिए प्रोवाइड करें बजट के अंदर, आप पैसे दें उनको, लोगों को 12,000 दे रहे हैं ना एहसास प्रोग्राम। जी दे रहे हैं, तो फिर मुश्किल क्या है? फिर आप लोगों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं इस बीमारी से? और ये कोई कैश नहीं है, ये सब झूठ है सारा। अच्छा, ये वही मतलब नहीं मिल रहा है, कोई पुराने हैं, ये वही तमाशा लगा हुआ है। कभी टाइगर फोर्स होती है, कभी क्या होता है। ये बदकिस्मती है कि ये हुकूमत इस कोरोना को भी पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तो हकीकत जो है इनको पता चल जाएगी। अच्छा, बहरहाल जो नंबर सामने आ रहे हैं कि जुलाई तक लाखों जो है ना वो केसेस बढ़ जाएंगे। बरतानवी इदारे की एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि 3-4 महीने में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे कि एक-एक दिन में जो है ना वो 80-80 हज़ार जो है ना मौत होगी। अल्लाह करे ये सब अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हों। अब आप लोग जो बात करें, आपकी हुकूमत से, आप लोग की जो पार्टी है, सिर्फ एक ही मुतालिबा करती है कि मुकम्मल सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए। अभी भी मेरा मुतालबा नहीं है, ये अकल का तकाजा है। अगर हुकूमत के पास कोई और स्ट्रेटजी है तो बता दे। सही। जब 5-7 हज़ार केसेस डेली पे पहुंच गई है, उस मुल्क में जहाँ 20-25 हज़ार की टेस्टिंग हो रही है, ये टेस्टिंग आज 1 लाख होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 7,000 के हवाले से आप देख लें कि महीने के 2-2.25 लाख लोग बन जाते हैं। आप क्यों लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर लॉकडाउन के अलावा कोई स्ट्रेटजी है वो बता दें। ये बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत बातें भी वो करती है जिनको अकल तस्लीम नहीं करती। मैं तो कहता हूँ इस वज़ीर-ए-आज़म का, इस हुकूमत के वजीरों का दिमागी मुआयना कराएं। ये पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है, अब ये अवाम को बीमारी से तबाह करना चाहते हैं। अच्छा, आप बजट की बात की तो ज़रा बजट पे ही थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस बजट में शाहिद खान अब्बासी साहब, हुकूमत के अलावा तो कोई सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहा। ना कारोबारी तबका है, ना ताजिर बिरादरी है, आम आवाम ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। एक पिक्चर तो ये है। अब दूसरी पिक्चर ये है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी की अगर बात करें, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त क्राइसिस में चल रही है। एक तरफ हमारी हुकूमत कहती है कि हम टैक्स फ्री बजट लेकर आए हैं, ठीक है, हम नए टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर जो रेवेन्यू का टारगेट है इनका 26%, फिर वो कैसे कलेक्ट करेंगे? यहाँ पर कंफ्यूजन, तजाद नहीं है यहाँ पे, कैसे फिर ये कलेक्ट करेंगे? मुहतरमा, इस बजट से हुकूमत खुद भी खुश नहीं है। हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह चुका है कि हम ये पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते, और पीछे रह क्या गया? ये इतना झूठ बोलते हैं कि अब अपने झूठ पर यकीन करना शुरू कर दिया है। उनको पता है कि ये बजट नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा, और एंड में क्या होगा? वही होगा जिस साल हुआ है, इजाफी कर्जे ले लेंगे। आपको जितने कर्जे PMLN ने 5 साल में लिए, मुल्क के हर मसले को हल किया, ये 20 महीने में उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। ये हकीकत है इस हुकूमत की, और इस साल भी यही होगा। 4,000 अरब का कर्जा तो अभी नजर आ रहा है, ये जब खत्म होगा तो 5-5.5-6 हज़ार अरब पे चला जाएगा, और 1 पैसे का फायदा मुल्क को नहीं होगा। वो यही तो कहते हैं कि जो सालों में आपने कर्जे लिए, उन कर्जों को उतारने के लिए कर्जे लिए, फिर उन पर जो सूद था उसको उतारने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। आपने भी शायद तकरीर देखी हो, तो हमाद अजहर साहब ने उन्हें कहा कि बजट शुरू करने से पहले मैं कुछ हकायक आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता हुकूमत से विरसे में हमें ये सब कुछ मिला है, कर्जे हमें विरसे में मिले हैं, ये बहरान हमें विरसे में मिले हैं, वो तो आज भी सब कुछ आप लोगों पर डालते हैं। जी, कोरोना भी हम छोड़ गए थे, मईशत की तबाही भी हम छोड़ गए थे। मतलब बड़ी अजीब बात है कि हकायक, आप बजट के हकायक देख लें, वही आपको नजर आ जाता है
हमने तो 5.8% ग्रोथ छोड़ी थी, वो कहाँ गई? हमने तो चीनी की कीमत 55 रुपए पे छोड़ी थी, वो कहाँ गई? आटे की कीमत 30 रुपए छोड़ी थी, वो कहाँ गई? पेट्रोल इस मुल्क में वाफिर था, बिजली का मसला हल था, गैस का मसला हल था, टेररिज्म खत्म था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, वो सब कहाँ गए? आपने तो उसमें बिल्ड करना था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस देख लें, सीपैक चल रहा था, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे जमाने में, हमारे आखिरी साल में 1500 अरब का सूद था, आपका सूद 3000 अरब पे चला गया। ये कैसे हुआ? अगर बात पुराने कर्जे की है, अगर वही तकलीफ है जो कि बजट में नजर नहीं आती, ये बातों में तो नजर आती है, बजट में नजर नहीं आती। आप बजट का मुआवजा कर लें। बात यह है कि जब तक आप ग्रोथ नहीं लाएंगे मुल्क में, आपका मसला हल नहीं होगा। अगर आप 13% पे पॉलिसी रेट ले जाएंगे और दुनिया का हाईएस्ट रिटर्न देंगे उन लोगों को जिनके नाम आप बताने, अब तो 8% है ना आपका पॉलिसी रेट? जी मुहतरमा 8% तो आ गया, लेकिन जो 1.25 साल आपने 13 पे गुजारा है, जो उसका 2000 अरब का आपने नुकसान कर दिया मुल्क का, उसका कौन जिम्मेदार है? जो आपने चंद अफराद को रिटर्न देने के लिए आपको 5.5 पे कर्जा मिल रहा था, आपने 13.25 पे हॉट मनी को प्रोटेक्ट किया, चंद अफराद को। करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है इस हुकूमत का, उसका क्या बनेगा? वो पैसे कौन अदा करेगा? मैं फिर आपके सामने रखता हूं, PMLN ने अपने दौर के अंदर 10,000 अरब से कम का कर्जा लिया। ये अफराद 20 महीने में 10,000 से ज्यादा का कर्जा ले चुके हैं, और जब ये खत्म करेंगे, अगर 5 साल इनको मिल गए, किसी तरह गुजारा कर लिया, तो पाकिस्तान ने जो 70 साल में कर्जा लिया था 2018 तक, उसको दुगना कर देंगे। ये आज हमारी कैफियत है। सही। तो इस पेंडेमिक में जो इनके टारगेट्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, उस दिन हमाद अजहर साहब ने GDP की शरह नमू कहते हैं -0.4 से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारे को 4.4% तक कहते हैं महदूद रखेंगे। महंगाई को कहते हैं 9.1% से कम करके 6.5% तक लाया जाएगा। ये आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है इस पेंडेमिक में, जब आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई आपके यहाँ कोई पैसा आ नहीं रहा है, तो ये सब होगा आसानी से? रेवेन्यू आप कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। देखें, ग्रोथ कहाँ से आएगी? वो सेक्टर का नाम बता दें, ग्रोथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर सेक्टर नीचे जा रहा है, एग्रीकल्चर नीचे जा रही है, आपका बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा ही खत्म हो गया है, आपकी इम्पोर्ट ही खत्म हो गई है, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जो है, ये 10% को क्रॉस करेगी। अच्छा, यही सबसे डेंजरस चीज यही है कि आपकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो गई है, आपकी GDP रियल टर्म में नीचे आ गई है, आप रिसेशन में हैं, और आपका फिजिकल डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो बहुत ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं कुछ वक्त के बाद। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। बार बार ये कहा जा रहा था कि एहतियात करें, वरना एक वक्त आएगा कि मुल्क के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं होगी, और अब ऐसा ही हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेड्स ख़त्म हो गए हैं। लाहौर में इस वक्त मेयो अस्पताल के अलावा तमाम बड़े अस्पतालों में ना ही मज़ीद मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर्स दस्तयाब है और ना ही बेड्स। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त 1,47,000 के करीब अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 2,700 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमती वज़रा अगले माह 10 से 12 लाख केसेस होने का इंदिया दे रहे हैं, जबकि बरतानवी इदारे ने अपनी तहकीक में ये दावा किया है कि अगस्त तक पाकिस्तान में यौमिया कम अज़ कम 80,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक जो है ना अफराद वबा की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, जबकि जनवरी 2021 तक पाकिस्तान के अंदर 1,35,00,000 अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके होंगे। हम दुआ करते हैं ये सारी तहकीकात अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हो और ऐसी सूरत हाल ना हो। कोरोना की बहरहाल बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के 20 बड़े शहरों में कोरोना हॉटस्पॉट्स की शनाख्त करते हुए ये तजवीज़ दी है कि मुतासरा जो शहर हैं इनमें स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। वज़ीर आज़म ने भी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमत कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में
अब स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। इन शहरों के अलावा रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, डेरा गाजी खान को भी जो है ये हॉटस्पॉट करार दिया गया है, जबकि सिंध के शहरों में कराची है, हैदराबाद, घोटकी और लाड़काना कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। इसी तरह केपी में पेशावर के अलावा मालाकंड है, मर्दान, सवात को ख़तरनाक करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़श्ता हफ्ते लाहौर के दौरे पर आए और लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद करते हुए सेलेक्टिव लॉकडाउन का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब ने लाहौर के मुतादिद इलाकों को सील करने का ऐलान किया है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, अब ये जो हुकूमत जो सजेशंस आई प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो एक दफ़ा फिर से कहा गया था कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अब जो कोरोना हॉटस्पॉट की स्ट्रेटजी आप लोग हुकूमत अडॉप्ट कर रही है, क्या आप लोग समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कि मुख्तलिफ शहरों में जो मखसूस एरियाज़ हैं उनको मुकम्मल सील कर दिया जाए? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये जो हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ करना और वहाँ पर अग्रेसिव टेस्टिंग, जिसको हम TTQ कहते हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन, इस वाली पॉलिसी जो है ये पूरी दुनिया में ये कामयाब हुई है। तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए तो इनको ये सिलेक्टिव एरियाज़ जो कि एपी सेंटर्स हैं, जो कि हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ से ये कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा था, इनको जब हम लोग कॉर्डन ऑफ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो इसका जो रैपिड स्प्रेड देखने में आ रहा था उसमें एक वाज़ेह कमी आएगी। और यही सोल्यूशन है, क्योंकि टोटल लॉकडाउन जो है वो सोल्यूशन हमारे जैसे ममालिक में नहीं होता है। हॉटस्पॉट में भी जरा ये कहते हैं, हॉटस्पॉट में भी वो पूरा इलाका आप लोग सील करेंगे या सिर्फ वो जगह, वो गली, सिर्फ वो मखसूस एरिया जहाँ केसेस होंगे, इसमें क्या करेंगे? जी देखिए, जहाँ पर चूँकि जब ये टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं तो लेबोरेटरीज में उनके पूरे एड्रेसेस मौजूद होते हैं और उसके ऊपर एक पूरा जो है वो वर्किंग हो रही होती है और वो एरियाज़ को मार्क किया जा रहा होता है। तो उसी के हिसाब से जिन लोगों के पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, उनके जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कहीं पे 200-300 केसेस हैं, बल्कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 49 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सोसाइटीज़ ऐसी हैं तो उनको भी जो है वो मार्क किया गया है। इसमें यह है कि आपको कुछ एरिया के ब्लॉक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके उनको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कुछ पूरी सोसाइटीज़ हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कुछ पूरी कॉलोनीज़ हैं जिनको किया जा रहा है। मगर ये बस सारा डिपेंड कर रहा है उस डाटा के ऊपर जो कि हमारे पास कलेक्ट हुआ था डिफरेंट लेबोरेटरीज में जहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि जिन एरियाज़ को सील करेंगे, मसलन मिसाल ले लें लाहौर का जो इकबाल टाउन है, अगर इसको पूरे को सील करते हैं आप लोग, तो मतलब कि उस टाउन से कोई भी शख्स बाहर कामकाज के लिए भी नहीं जा सकता, अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, रोज़गार के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न ही ये रहा है ना कि लोग घरों में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए सख्त लॉकडाउन की उन्होंने हमेशा से मुखालिफत किया है। तो क्या करेंगे फिर ऐसे? नहीं जी देखिए, जिनकी जॉब्स हैं, सरकारी अफसर जो हैं, वो लोग अपने आईडी कार्ड्स, अपना ऑफिशियल कार्ड्स वगैरह दिखा के वो लोग मूव कर सकेंगे। ये सारा कुछ हो रहा है उस अननेसेसरी मूवमेंट को रोकने के लिए, जो कि हम लोग सब विटनेस है कि जो पिछले हम जब से ये लॉकडाउन में नरमी हुई थी, जो हम देख रहे थे कि लोग अननेसेसरीली बाहर निकल रहे थे, छोटे बच्चों को लेके, किसी को रोक के अगर पूछा जाए तो कहे जी बच्चे घर में बोर हो रहे थे इसलिए हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो ये जो एक अननेसेसरी मूवमेंट थी और अननेसेसरी लोगों का मेल जोल था आपस में, ये उसको रोका जा रहा है। मगर काम पे जाने वालों के लिए जो है उनके लिए स्पेसिफिक पासेस होंगे, वो अपने आईडी कार्ड वगैरह दिखा के वो अपने ऑफिसेस को जा सकेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।